गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ रहे थे मूल अधिकारों के बारे में। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कल वाली क्लास हो गई थी, जिसमें एनसीईआरटी में क्या बातें लिखी हैं और स्टैंडर्ड बुक्स में क्या बातें लिखी गई हैं मूल अधिकारों के बारे में। उस पर हम लोगों ने कल एक विस्तृत चर्चा कर ली थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा विस्तृत चर्चा आज वाली क्लास में करेंगे। आप सबको पता है कि हमारे मूल अधिकारों की संख्या 6 है और उन 6 मूल अधिकारों की चर्चा आज हम लोग करेंगे और साथ में यह भी जानेंगे आखिर कौन-कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जहाँ पर इन मूल अधिकारों की क्या कहते हैं अवहेलना या उसके असंगत बात भी कही दी जाती है, लेकिन वो कुछ अपवाद हैं, ठीक है? उनको हम अपवाद में लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम मूल अधिकारों की अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है? वो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ही बन जाती हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। चलिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मूल अधिकारों की विस्तृत व्याख्या, इसमें जो पहला अधिकार हमको मिला है वो मिला है समता का अधिकार, है ना? और इसके बारे में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। जो सबसे पहला है वो है विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण। अब देखो, इसका मतलब आप समझ लो, पहले इस सेंटेंस का मतलब क्या लिखा है। कह रहा है कि विधि के समक्ष समता मतलब कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, ठीक? पहला बात। व और विधियों का समान संरक्षण मतलब कानून का सभी के लिए समान रूप से वितरण, ठीक है, या उसका संरक्षण। तो यहाँ पर दो बातें हैं। विधि के समक्ष समता मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो कोई छोटा आदमी हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी व्यक्ति हो, ठीक? कानून के आगे सब बराबर हैं। दूसरी बात, एक ही नियम सभी पर लागू होगा, विधियों का समान संरक्षण। एक ही कानून सभी पर लागू होगा, ठीक है? एक ही कानून सब पर लागू होगा। तो इसका यही मतलब है। अब इसको थोड़ा-सा और आगे देखते हैं। पहली बात, विधि के समक्ष समता, इसमें कह रहा है कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो या अधिकारी हो, सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है। मतलब जो कानून संविधान में लिखे गए हैं, उससे बढ़कर के वो नहीं है। सभी एक समान हैं, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास कुछ विशेषाधिकार है, ठीक है? अब देखिए, इसी सेंटेंस से एक सवाल यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों में यह बात लिखी गई है कि यहाँ पर विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है। तो बिल्कुल सही बात लिखी गई है कि हमारे देश के संविधान के जब हम मूल अधिकारों की बात करते हैं, तो वहाँ पर विशेषाधिकार की अनुपस्थिति पाई जाती है। अभी 2 साल पहले जो है यूपीएससी में पूछा गया, सेम यही सेंटेंस था, ठीक? तीसरी बात यह है कि यह नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है। दूसरी बात, विधियों का समान संरक्षण। इसमें क्या लिखा गया है? विधि के माध्यम से दिए अधिकारों में समान व्यवहार करना, सभी के साथ समान व्यवहार, ठीक है? जो नियम, कायदा, कानून एक व्यक्ति के साथ, वही दूसरे व्यक्ति के साथ भी, ठीक? अब देखिए उसके बाद कितना अच्छी बात लिखी गई है। समान के साथ समान व्यवहार, ठीक? और इसमें क्या लिखा गया? यह एक सकारात्मक संदर्भ लिए हुए है। तो इस प्रकार से जो आपका अनुच्छेद 14 है, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। मतलब कानून के समक्ष सभी क्या हैं? बराबर हैं और सभी के लिए एक समान कानून लागू होगा। दोनों बातें हैं, ठीक? आगे कुछ नोट पॉइंट हैं, इसको भी जान लीजिए। पहला यह है कि उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि, अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं, ठीक? दूसरी बात, ब्रिटिश न्यायविद डायसी ने विधि के समक्ष समता के अधिकार को विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा है, ठीक है? विधि के समक्ष समता को जो है, एक डायसी साहब है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विधि का शासन का ये मूल सिद्धांत है। तीसरी बात यह है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 14 के तहत उल्लिखित विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है और वहां तक कि इसे संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए, समता का जो अधिकार है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम संशोधन के माध्यम से भी समाप्त नहीं कर सकते, ठीक? और पॉइंट नंबर 4, यूपीएससी 2023 बहुत स्पष्ट रूप से यह सवाल पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था कि जहां पर कोई विधि नहीं, वहां पर कोई स्वतंत्रता नहीं। यही सेंटेंस लिख करके आपके यूपीएससी के परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है? इसको कहा है जॉन लॉक साहब ने
कि जहाँ पर कोई विधि नहीं, कानून नहीं, वहाँ पर कोई स्वतंत्रता नहीं। तो स्वतंत्रता उसी मायने में है जब आपके ऊपर कानून भी है, ठीक है? बगैर कानून के आपकी स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। पाँचवीं बात ये है कि इसीलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व आवश्यक है। और छठा पॉइंट ये है कि विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करती है, मतलब कानून ही जो है आपके स्वतंत्रता की रक्षा भी करती है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि जहाँ अभी तो हमने बात आपसे कही कि हर जगह हर व्यक्ति समान है और सभी के लिए एक ही कानून लागू होता है। लेकिन इस बात का कुछ अपवाद भी है, ठीक है? क्या अपवाद है? ये देखिए, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति को और राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। उन मामलों में समता का अधिकार क्या होता है? लागू नहीं हो पाएगा। उन परिस्थितियों में, वो कौन-कौन सी परिस्थितियाँ हैं? पहला, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई अलग से आदेश या कानून नहीं बनाया जा सकता, ठीक है? उनके खिलाफत में। दूसरी बात, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान, जब तक वह अपने पद पर हैं तब तक, उस पदावधि तक के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जा सकती। अगर उन्होंने कोई क्राइम भी कर दिया है, अगर उनके माध्यम से कोई ऐसी बात हो गई है जो संविधान के विरुद्ध है, तब भी जब तक वह अपने पद पर हैं तब तक उनके खिलाफ कोई दंडिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं कर सकता, ठीक? तीसरी बात, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। जब तक वो राज्यपाल साहब या राष्ट्रपति साहब अपने पद पर हैं, तब तक उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। चौथी बात यह है कि विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी और फौजदारी मुकदमे से मुक्त रहेंगे। ये सब विशेषाधिकार दिए गए हैं 361 के तहत। और पांचवी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। तो ये कुछ 5 बातें थी जिनको हम समता के अधिकार के अपवाद के रूप में जानेंगे, ठीक है? आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। तो पहला जो अनुच्छेद था 14, उसका नाम था विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर कि महिला है कि पुरुष है या कोई और है, या जन्मस्थान के आधार पर आप उसके साथ विभेद या भेदभाव नहीं कर सकते। तो वही लिखा गया है कि विभेद का प्रतिषेध, मतलब विभेद नहीं कर सकते हैं, ठीक? यही बात देखो यहाँ पर भी लिखा गया है कि राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर कोई किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। लेकिन ये तो बात हो गई कि आपने अनुच्छेद 15 में कह दिया कि इन सब मामलों के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनके आधार पर जो है आप विभेद हो सकता है। लेकिन वो विभेद नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, किसी एक पक्ष को जो है ज्यादा वरीयता देना, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है? जैसे महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है क्योंकि यह केवल लिंग पर आधारित ना होकर के विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है। भाई महिला है, वो बच्चा पैदा करती है, तो उसको मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। अब आप यहाँ नहीं कहोगे कि नहीं सर उनको काहे दिए, हमको काहे नहीं दिए। अगर आपकी भी वैसी शारीरिक बनावट होती तो आपको भी मिल जाता है ना। तो इस बात पर बहस नहीं करनी चाहिए। उनकी एक विशिष्ट शारीरिक बनावट है और उस दौरान, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, तो उसके लिए जो उनको मातृत्व अवकाश दिया जाता है। और दूसरी बात, वह किसी नए जीव को जन्म दे रही हैं, ठीक है, तो उसके लालन पालन में कुछ समय लग सकता है, इस नाते उनको अवकाश दिया जाता है। दूसरी बात, राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट के तहत अगर महिला सशक्तिकरण की हम बात करें तो उसमें अगर राज्य चाहे तो उनके लिए केवल महिलाओं के नाम पर विद्यालय की स्थापना की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि अनुच्छेद 15 का घ प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें क्या था,
इसके तहत राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों के विभिन्न जातियों समुदायों हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों का निर्धारण करना, जैसे सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SC ST हेतु विशेष प्रावधान किया गया। ठीक है। और ये जो मामला था वो किसका था? मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराई-राजन मामले के निर्णय के आधार पर। अब देखिए, कुछ ऐसे वर्ग समाज में रहे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े थे। उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया। तब उनको थोड़ा-सा आरक्षण दे करके आगे लाया गया। ठीक है। अब आप उसके लिए मुकदमा मत ठोक दीजिए कि सर उनके साथ ऐसा हो रहा। अरे भाई, वो भी एक विशेष परिस्थिति है। कुछ वर्ग ऐसे थे जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे, शैक्षिक रूप से पिछड़े थे, तो उनको आगे लाने के लिए उनको थोड़ा-सा आरक्षण दे दिया गया। वह एक विशेष परिस्थिति थी। ठीक। चौथी बात, निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है। निवास के आधार पर अगर चाहे तो कोई राज्य किसी को थोड़ी बहुत विशेष सुविधा दे सकता है। जैसे राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। ठीक है, यह एक विशेष परिस्थिति है। और पांचवी बात यह है कि 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में 5 सब क्लाज 5 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सरकारी व गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। और यह कई बार पूछा गया कि पिछड़े वर्गों के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया था उसका संविधान संशोधन कौन सा था? तो वो आपका था 93वां संविधान संशोधन 2005। और उसमें जोड़ा क्या गया? अनुच्छेद 15 में एक सब क्लाज 5 जोड़ा गया। ठीक। तो ये कुछ अपवाद जो है आपको देखने चाहिए। अगर हम बात करें अनुच्छेद 16 की, तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन का मतलब क्या? जो आपकी नौकरियां निकलती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। ठीक है, उनमें बात कही जा रही है। और इस पर एग्जाम में सवाल कई बार पूछा गया है। इसमें भी थोड़ी सी अपवाद की स्थिति है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एक नॉर्मल बात है वो क्या है। अनुच्छेद 16 का 1 कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक। और इसका जो सब क्लास 2 है उसमें कह रहा है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा। किसी को आप उसके धर्म के आधार पर नौकरी ना दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। उसके मूल वंश के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर, उसके निवास के आधार पर उसके साथ आप भेदभाव करें तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस मामले में वो अपात्र नहीं होगा तथा उनसे विभेद नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि यहाँ अनुच्छेद 15 के विभेद के प्रतिषेध के साथ साथ 2 अन्य निवास स्थान व वंशक्रम को शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब इन सब मामलों के आधार पर आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात? अब इसके अपवाद क्या-क्या है वो भी जान लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि लोक नियोजन में सबको समान वरीयता मिलेगी कि भाई सब लोग फॉर्म भरिए और सब लोग एग्जाम दीजिए और सब लोग क्वालिफाई कीजिए। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। जैसे पहला है, अवसर की समानता केवल राज्य के अधीन नौकरियों तक ही होगा। संविदा व निजी क्षेत्र के संबंध में यह लागू नहीं होगा। ये बात आपके यूपीएससी में पूछा गया है कि क्या संविदा पर भी लागू होता है? ये आपका ईपीएफओ में पूछा गया है। ठीक है, ईपीएफओ होता है, आप सब जानते हैं एग्जाम यूपीएससी का, उसमें पूछा गया है कि क्या संविदा की नौकरियों पर या निजी क्षेत्र के संबंध में आपका जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है वह लागू होती है कि नहीं होती है। ठीक है, ये बात। दूसरी बात यह है कि अगर संसद चाहे तो, देखिए संसद की बात हो रही है, संसद विधि बना करके लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। ठीक है, अगर संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 16 का 4 ये क्या कह रहा है? राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण पर उपबंध कर सकता है। कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास एक अवधारणा आजकल आप लोग सुन रहे होंगे। इसमें कह रहा है जितनी भी जातियां हैं उन सबका एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व हमारे समाज में या हमारी नौकरियों में होना चाहिए। तो अगर कभी किसी समाज के साथ या किसी जाति में क्या था उनका जो प्रतिनिधित्व है अगर कम है तो उनके लिए विशेष आरक्षण की बात या उनका उपबंध राज्य कर सकता है। ठीक।
इसके बारे में अब वह करेगा क्या? अगर वह वर्ग पिछड़ा हुआ तो उसके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, अथवा या राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। इन दोनों ही कंडीशंस में राज्य क्या कर सकता है? और ये जो है अनुच्छेद 16 का 4 है, ये 2000, ये आपका पीछे में पूछा गया सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत, 16 के 4 के तहत, 16 तो तो सबको पता है, लेकिन 16 का जो सब क्लास है 4, उसके तहत यदि कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है या उसका जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में नहीं है, तो उसके लिए विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देख लीजिए, इसी से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको हमको देनी चाहिए। जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में कई बार सवाल पूछा गया कि इसकी अध्यक्षता सबसे पहले इसके अध्यक्ष जो है, जब इसके लिए कमेटी बनाई गई तो सबसे पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? ये कई बार पूछा गया है। ठीक है? दूसरी बात, मंडल आयोग क्या होता है? ये कब आया था? ये सारी बातें पूछी गई हैं। ठीक है? किसकी सरकार में यह व्यवस्था बनाई गई थी? तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक अतिरिक्त जानकारी करके आपको लिख दिया है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, बस इसको हम पढ़ देंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब चूंकि जब बात विशेष परिस्थितियों की है या किसी विशेष वर्ग के पिछड़े होने या उसको प्रतिनिधित्व देने की बात है, तो जो हमारा जो बैकग्राउंड रहा उसको भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। साथ में आज की जो स्थिति है क्रीमी लेयर वाली बात, उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इनकी अनुशंसाओं को राष्ट्रपति साहब ने खारिज कर दिया था। कोई बात नहीं, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो उनका नाम था काका कालेलकर। ठीक। सेकंड बात जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पीछे में आरओ में पूछा गया है। जनता पार्टी की सरकार 1979, उसके बाद 80, ठीक है, 79 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया, जिसको मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है में वह यही है कि जनता पार्टी की सरकार 1979 का समय और इस दौरान द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष का नाम है वीपी मंडल साहब, और इस कमेटी को जो है मंडल कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इस आयोग का कार्य क्या रहा? सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान करना इसका काम था, और इन साहब ने जो है अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंप दी थी। क्लियर है? चौथी बात की बात करते हैं कि जाति को पिछड़ापन का आधार माना गया और नौकरियों में 27% ओबीसी के लिए सीटों को आरक्षित रखने की बात कही गई। ठीक, ये कुछ बातें जो है बताई गई आपको। एक बात और पूछी जाती है कि यह व्यवस्था 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। किसकी सरकार में लागू हुआ था? तो 1990 में लागू हुआ था वीपी सिंह की सरकार के द्वारा। ठीक, चलिए, ये तो बात हो गई आपकी ओबीसी की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो वर्तमान समय में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आज सवर्णों को मिल रहा है। इसका पहला प्रयास 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की साहब की सरकार में किया गया था। उस समय क्या किया गया था उसकी बात मैं थोड़ी सी यहाँ पे कर ले रहा हूँ एक पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6 में। इसमें कह रहा है कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडबीसी, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, ठीक है, विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए 10% आरक्षण की कोशिश की गई थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया था। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी तो उस समय भी 10% आरक्षण देने की बात ईडब्ल्यूएस को की गई थी, लेकिन उसको जो उच्चतम न्यायालय ने उस समय अमान्य घोषित कर दिया था। लेकिन वर्तमान में वो लागू है, अभी उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के मामले में मंडल केस में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि आरक्षण की व्यवस्था समानता की विरोधी नहीं है। अब देखिए, इंदिरा साहनी साहब ने भारत संघ के खिलाफ एक मुकदमा किया था 1992 में, जिसके अंतर्गत ये कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर आरक्षण की व्यवस्था हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समानता का विरोधी है, ऐसा नहीं कह सकते आप। दूसरी बात, आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है कि आप जाति के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सामाजिक बैकग्राउंड रहा है भारत का, वो इन सब मामलों में बहुत अच्छा नहीं रहा है। ठीक है,
तो अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष वर्ग को एक मुख्य धारा में जोड़ा जाए, तो इसके लिए आप थोड़े बहुत आरक्षण की बात कर सकते हैं। तीसरी बात, क्रीमी लेयर अर्थात पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न तबके को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। भाई एक बार जिसको लाभ मिल गया है और वह लाभ लेकर के सवर्णों के बराबर हो गया, या मतलब एक मुख्य धारा में अपना एक स्थान बना लिया है, तो अब उनको, भले वो उसी जाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, मगर अब उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। यह एक तार्किक बात है। ठीक। चौथी बात यह है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, इससे इससे ज़्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और फिर कह रहा है कि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। भाई एक बार आपको आरक्षण दे करके नौकरी दे दिए, तो आप पदोन्नति में भी आपको चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक बार दिया गया, आप नौकरी में आए, अब आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात, बैकलॉग बैकलॉग की का कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। मतलब अगर कोई वैकेंसी निकलती है और उसमें कोई सीट छूट जाती है या रह जाती है, वो सीट नहीं भरी जाती है, तो उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर वैकेंसी निकली है 100 की, तो आपको 100 के 100 कैंडिडेट को भरना ही होगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने 50 को भर लिया और उसके बाद अगली वैकेंसी में इस 50 को जोड़ दिया। ऐसा ना करिएगा। मतलब ऐसा ना करने का इंतजाम बनाया गया। नेक्स्ट आपका बताया गया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनराविलोकन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आपके यूपीएससी में सीपीएफओ में सीएपीएफ में पूछा गया सवाल है कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनराविलोकन हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है? अगर किसी को आपत्ति है, तो उसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है और उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले लोग कौन-कौन से हैं? ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जिनको हम कहेंगे कि ये भाई साहब क्रीमी लेयर में आते हैं? जैसे राष्ट्रपति, संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। अगर कोई ये व्यक्ति है, तो इनका जो बेटा या बेटी होगा, अगर वो नौकरी में आना चाहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रीमी लेयर का बोलेंगे। अगर ये ओबीसी से आते हैं तो, ओबीसी, एससी, एसटी इनसे आते हैं तो। ठीक? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के न्यायाधीश, न्यायालयों के न्यायाधीश, अगर इनका कोई बेटा-बेटी नौकरी में आता है, तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं मेंबर्स, उसके सदस्य। स्टेट पीसीएस, ये क्या लिखा है? एसपीएससी लिखा है ना, मतलब स्टेट पीसीएस, कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग का अगर कोई अध्यक्ष है या उसका कोई मेंबर है, तो उनकी जो संतानें होंगी, वो भी क्रीमी लेयर में आएँगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन 6 लोग ऐसे हैं जो कि संवैधानिक पद पर हैं। अगर इनकी आने वाली पीढ़ियाँ अपने आप को किसी आरक्षण की बात करती हैं, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? क्रीमी लेयर मानेंगे। ये तो बात होगी पहली कि जो लोग संवैधानिक पद पर हैं। दूसरी बात कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवाओं में क्लास 2 अधिकारी, ग्रुप ए का कोई अधिकारी जो वर्ग होता है और ग्रुप बी का, उनकी सेवाओं में क्लास 2 अधिकारी जो कि केंद्रीय या राज्य सेवाओं में है। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों जैसे कि बैंक, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों में पदस्थ समकक्ष अधिकारी जो क्लास 2 रैंक का है। यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। ठीक है? अगर कोई इस कैटेगरी का व्यक्ति है, तो उसके बच्चों को भी हम क्या मानेंगे? क्रीमी लेयर का मानेंगे। इसके अलावा तीसरी बात, अगर कोई सेना में कर्नल है या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी है, अथवा या नौसेना, वायुसेना एवं अर्धसैनिक बलों में समान रैंक के अधिकारी, इनको भी हम क्या मानेंगे? क्रीमी लेयर मानेंगे। अब देखिए, ये जो बातें हैं, ये आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर पूछता है कि कौन से क्रीमी लेयर में आएँगे, कौन से नहीं आएँगे। क्योंकि अभी 2023 और 24 में एक बड़ा विवाद आया था, क्रीमी लेयर वाला, ठीक है? और एक एक लोगों ने जो फर्जी सर्टिफ़िकेट से भी नौकरी पाने का प्रयास किया था। तो इस नाते ये जो मुद्दा आपका बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आने वाले अगले 2-3 सालों में। नेक्स्ट आपका है, अगर कोई डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, कलाकार है, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के जो पेशेवर हैं, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं लेखक के बाद। ठीक है? तो अगर इस तरह का के कोई पेशे में आप हैं, तो आप भी के भी बच्चे होंगे, वो क्रीमी लेयर में आएँगे। इसके अलावा व्यापार में है, वाणिज्य में है या फिर उद्योग में लगे हुए व्यक्ति हैं। तो 5 टाइप के व्यक्तियों को जो हम क्रीमी लेयर में मानेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया है, इसके बारे में 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि यह लागू हुआ था 12 जनवरी 2019 को। राष्ट्रपति द्वारा 124वां संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% के आरक्षण का प्रावधान
किया गया था। लेकिन ये जो संशोधन अधिनियम था वो कौन-सा था? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, ठीक है? 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया और इसको मंजूरी मिल गई। तो मंजूरी मिलने वाले अधिनियमों में यह 103वें नंबर पर था, ठीक है? लेकिन जो पेश करने वाला विधेयक था उसमें वो 124वें नंबर पर था। होता क्या है कि बहुत सारे विधेयक पेश किए जाते हैं, लेकिन सारे विधेयक फाइनल होकर के अधिनियम बन जाए यह कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो ईडब्ल्यूएस का वाला जो विधेयक था उसका जो संख्या था वो था 124वां संविधान संशोधन विधेयक और इसको जो मंजूरी मिली है वो मिली है 103वें संविधान अधिनियम के तहत, ठीक। दूसरी बात कि 10% आरक्षण प्रावधान एससी एसटी व ओबीसी में कुल 49% आरक्षण से अलग होगा। साथ ही यह प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थानों चाहे वह सरकार की सहायता से प्राप्त हो अथवा नहीं हो पर भी लागू होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति से आप अवगत हैं, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लिखने को तो बातें लिखी गई हैं, ठीक। चलिए, ये कुछ बातें जो है आपके लिए थोड़ी-सी एक्स्ट्रा थी, इसको भी हमें आपको बताना था। क्योंकि यूपीएससी के तहत जो है आपको इन बातों से 1 नंबर का सवाल बन जाता है कि किसको हम क्रीमी लेयर मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। और ईडब्ल्यूएस में कितने परसेंट की आरक्षण की बात है और ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बनाया गया था, ठीक? और दूसरी बात है यह कि जो 10% का आरक्षण है ईडब्ल्यूएस को, यह 49.5 से अलग होगा, ठीक है ना? चलिए। तो उम्मीद है आपको 2 बातें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, अस्पृश्यता का अंत, जो कि यूपीपीसीएस का फेवरेट सवाल है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल जो है आपका बनता है कि अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है, जो अंत है, इसके लिए कौन-सा अनुच्छेद है? ये कई बार मिलान के लिए आता है और यूपीएससी में भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। चलिए, सबसे पहली बात ये करते हैं, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआ-छूत, है ना? इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 17 में घोषणा की गई है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगर कोई छुआछूत वाली बात समाज में आती है तो उसके खिलाफ क्या होगा? दंडिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि की का निर्माण करे, ठीक। और एक पॉइंट ये कि जो यूपीएससी में एक बार पूछ लिया गया था काफी साल पहले, उसमें कहा गया कि एट्रोसिटीज एक्ट क्या होता है? इसके बारे में लिख रहा है कि 1989 में एससी एसटी उत्पीड़न निवारण अधिनियम को प्रचलित भाषा में एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये कुछ बातें जो है आपको 17 में पढ़नी थी, अनुच्छेद 17। बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, जिसके अंतर्गत कह रहा है कि उपाधियों का अंत किया जाता है। तो इसमें आपके 4 क्लॉज हैं, चारों को हमको पढ़ना है। अनुच्छेद 18 का क्लॉज नंबर 1 कह रहा है कि राज्य सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा, कोई भी राज्य। यहाँ देखिए संविधान में राज्य शब्द से मतलब जो है किसी पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश या बिहार या मध्य प्रदेश से नहीं है। राज्य का मतलब भारत देश से है, ठीक है। और कुछ मामलों में जो हमारे राज्य हैं उनसे तो है ही है। चलिए, दूसरी बात, अनुच्छेद 18 का 2, भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। क्लियर इतनी बात? अगर कोई भारतीय नागरिक है तो वह विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता कि आप वहाँ के अ, अधिकारी हो गए या फला उपाधि आपको वहाँ से मिल गई, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। 18 का 3, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, देखो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया हमने, इसको अंडरलाइन भी कर दिया, अगर वह भारत का नागरिक नहीं है तब राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है। अगर भारत का नागरिक नहीं है तब वह जिस राज्य का है या किसी अन्य राज्य या किसी अन्य देश की जो उपाधि है उसको धारण कर सकता है, लेकिन इसके लिए भारत के राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होगी, ठीक। बात करते हैं 18 का 4, इसमें कह रहा है भारतीय हो या विदेशी हो, भारत में लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्य में उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है।
अगर कोई व्यक्ति भारत का है या विदेशी है और वह भारत में लाभ के पद को धारण करता है, तो विदेशी राज्य से उपहार नहीं ले सकता, भेंट नहीं ले सकता। अगर अगर लेता है, तो इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होगी। यहाँ पर अगर एक बात लिखा गया लाभ का पद, इसके बारे में यूपीएससी 2022 और 2023 दोनों साल में पेपर में आया था कि लाभ का पद संविधान में उल्लिखित है। तो भाई साहब ऐसा नहीं है। लाभ का पद यह संविधान में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इस तरह से नहीं लिखा गया है कि लाभ का पद होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस नाते इसको भी जानते चलिए। जैसे एक शब्द है अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। 2022 में बहुत स्पष्ट रूप से यूपीएससी ने पूछा था कि अल्पसंख्यक को संविधान में फला अनुच्छेद के तहत उल्लिखित किया गया, परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक ये हमारी आम बोलचाल की भाषा के तहत हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए, इसको कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया संविधान में। और यूपीएससी आपसे यही पूछ लेती है कि इसको फला अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लाभ का पद कहीं पर भी किसी भी अनुच्छेद के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। इसको जानते रहिए। ये सब ये सारी बातें आपकी यूपीएससी की हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आपके एक नोट पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि 1954 में स्थापित पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं पद्मश्री को उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार पुरस्कार माना गया है, ना कि उपाधि। ठीक है, हालांकि पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इसके प्रयोग पर मनाही है। आप ये नहीं कह सकते कि पद्म विभूषण फलाने या फला फला व्यक्ति, है ना, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। इसको आप अपने अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये कह सकते कि हाँ आपको ऐसा पुरस्कार मिला था, आपको पद्म भूषण मिला है, आपको पद्म विभूषण मिला है या आपको पद्मश्री मिला है, लेकिन पद्मश्री फला व्यक्ति ऐसा नहीं कहेंगे आप। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है आपको उपाधियों के अंत के बारे में बस जाननी थी। तो उम्मीद है आपको ये बातें सबको समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई बात ना समझ में आती हो तो वो कमेंट कर सकता है। चलिए अब चलते हैं आगे और जानते हैं आज की जो विस्तृत व्याख्या में पॉइंट नंबर 2। इस पे हमने लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। सबसे पहली बात अनुच्छेद 19 की कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अगर कोई भारत में रह रहा है तो उसके लिए क्या होगा, उसको बोलने का अधिकार है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कोई विदेशी है और वो आकर के हमारी संसद में बोलना शुरू कर दे। ठीक है, उसको बोलने का अधिकार है, मतलब उसको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन भारतीय राजनीति में नहीं, या किसी देश के मुद्दे पर बोलने के लिए नहीं। अगर मान लीजिए हमारे देश में कहीं किसी मुद्दे पर बोला जा रहा है, तो कोई विदेशी आकर के अपनी बात ना रखने लगे, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आपको यहाँ रहना है, आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई समस्या है, तो उसके लिए आप अपनी बात उस संबंधित अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं कि सर हमको यहाँ रहने में ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये बात है। हाँ, अपनी बात आप रख सकते हैं। ठीक है, आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी भी रूप में, है ना, बोल करके, गा करके, नाच करके, जैसे भी आप अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकें। आपने देखा होगा कि आपके शहरों में होता है नुक्कड़ नाटक। तो नुक्कड़ नाटक क्या है, वह भी अभिव्यक्ति की ही एक प्रकार है। ठीक है, आपके जो भी नाटक होते हैं, जो आपकी जो मूवीज आती हैं, फिल्में आती हैं, फिल्में क्या है, फिल्में अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, देश की बहुत सारी समस्याओं पर बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। तो फिल्में बनाने का क्या मतलब था, आपको कहानी सुनाना नहीं है, आपके लोगों को जागृत करना, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाना। ठीक है, तो उसके लिए आपने फिल्में बना दी, आपने नाटक बना लिया, आपने कोई सीरियल बना लिया। ठीक है, तो वो सब किस में आएगा, वो सब अभिव्यक्ति में आएगा। ठीक है, और भारत में आप में को अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। अभी तक हमने ऊपर क्या जाना, समानता जाना, अब हम लोग क्या जानेंगे, स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहली बात है वो है अनुच्छेद 19। इसमें क्या है, बोलने और अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। ठीक है, आप अपनी बात रो करके भी बता सकते हैं। आप बहुत सारे लोग हैं जो रो करके अपनी बात बताते हैं, कुछ लोग हैं जो हंस करके अपनी बात बताते हैं, है ना। तो जब आप अपनी बात को रखते हैं किसी भी माध्यम में, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में बोलिए ही, आप सांकेतिक भाषा में भी अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें देख लेते हैं अनुच्छेद
19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। सबसे पहला क्या है? अनुच्छेद 19 एक का अनुच्छेद 19 का खंड 1 और उस खंड का उपखंड का, इसके अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा पॉइंट ये है, अनुच्छेद 19 का 1 का खा, शांतिपूर्ण एवं निरायुध हथियार मतलब बिना हथियार के रहित सम्मेलन का अधिकार। बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं, हथियार के साथ नहीं। तीसरी बात, अनुच्छेद 19 का 1 का गा, संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ठीक। चौथी बात, अनुच्छेद 19 1 का घा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार, लेकिन जहां पर क्षेत्र प्रतिबंधित वहां पर नहीं। इसको जानते रहिएगा, इसके बारे में कल भी हम चर्चा किए थे कि कहां कहां पे नहीं जाना है। अनुच्छेद 19 का 1 का अंगा, इसमें क्या कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का या निवास करने का अधिकार। अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो अगर आप चाहें तो मध्य प्रदेश में जाकर के अपना निवास बना सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद 19 1 का 6। इसमें कह रहा है कि कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बम बना के बेचिए। ठीक है, बम ना बनाइएगा। ठीक है, या कोई ऐसी भी गतिविधि ना करिएगा, ऐसा कोई व्यापार मत करिएगा जो समाज के हित के खिलाफ हो। ठीक है, कि साहब हम तो व्यापार कर रहे हैं, हम बमों का व्यापार कर रहे हैं। बमन बमन तो आप सब जानते होंगे, है ना। तो जो बमन का व्यापार होता है वो चीज़ें नहीं ठीक है ना। इस समय में आप लोगों ने एक वो देखा होगा, कार्टून का वीडियो आया था ना, या बमों का व्यापार। तो ना ना तो आपको बमन का व्यापार करना है, ना तो बमों का व्यापार करना है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों से बचिएगा, है ना। चलिए, आप ऐसा व्यापार करें या अपनी आजीविका के लिए कोई ऐसा माध्यम चुनें जो आपके हित में हो, जो आपके लोगों के हित में हो। ठीक है, समाज के हित में हो। चलिए, एक बात यहाँ पर लिखी गई है कि उपरोक्त सभी अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ना कि किसी निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयरधारकों के लिए है, ना कि किसी विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए गए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। नेक्स्ट आपका है पॉइंट नंबर 2 कि राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, आप सबको पता है कि उचित अधिकार कब लगता है? जब आपके यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू तब। नोट पॉइंट में एक बात लिखी गई है कि वाक एवं अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। यूपीएससी 2021 पूछा गया है कि हड़ताल करने का भी अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, अपनी बात शांतिपूर्वक रखने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। हड़ताल पे जाएंगे तो फिर नौकरी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। और एक और नोट पॉइंट है जिसके अंतर्गत कह रहा है कि अनुच्छेद 1 का 4 संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल संविधानों की सूची से हटा करके संविधान के भाग 12 में के अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, इतनी बात क्लियर है। चलो भाई, बात करें अगर हम तीसरे पॉइंट का, तो इसमें लिखा है कि संगम या संघ बनाने का अधिकार। इसमें कह रहा है कि सभी नागरिकों को सभा, संघ या सहकारी समितियां के गठन का अधिकार होगा। और 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को भी शामिल किया गया है। यह कई बार उत्तर प्रदेश परिषद में पूछा गया कि सहकारी समितियों के बारे में जो गठन हुआ है यह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 97वां संविधान संशोधन। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जिसमें कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि श्रम संगठनों को मोल भाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी के दृष्टिकोण से, यानी कि ईपीएफओ के दृष्टिकोण से। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, तो यह कह रहा है कि हड़ताल के आधार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप हड़ताल पे गए तो आपके तहत जो कानून या जो भी नियम बनाए जाएंगे वो औद्योगिक कानून के आधार पर किए जाएंगे। ठीक। तीसरी बात, अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में लिखा है अपवाद,
सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि किसी वेश्या या पेशेवर अपराधी के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है या वेश्या है या कोई पेशेवर अधिकारी है जिससे समाज को खतरा है, तो उनके संचरण को रोका जा सकता है, जिससे समाज में किसी तरह की अनैतिक भावना या कोई अनैतिक स्वास्थ्य पर जो प्रभाव ना पड़ने पाए, है ना? एक पॉइंट और लिखा गया है यही इसी में कि बंबई उच्चतम न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर भी प्रतिबंध को वैध बताया है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसके भी संचरण के अबाध रूप से संचरण को रोका जा सकता है। ठीक है, तो उसका भाई रीजन है कि समाज में उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इस नाते। तो इन दो बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। तो इसमें लिखा है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई अपराधी है या कोई किसी तरह अपराध हो गया है तो उसको जो है दोष सिद्धि के संबंध में क्या क्या संरक्षण प्रदान किए गए हैं, इसको समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, या कंपनी व परिषद या कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने एवं अतिरिक्त दंड के से संरक्षण का प्रावधान प्रदान किया जाता है। मतलब उसके खिलाफ कोई भी पुलिस एक्शन नहीं ले सकती है मनमाने तरीके से, या उसको किसी अतिरिक्त दंड नहीं दिया जा सकता। अगर उसने अपराध किया है तो उस अपराध के तहत जो भी दंड निर्धारित किया गया है उसको उतना ही दंड दिया जाएगा, उसकी अतिरिक्त नहीं दिया जा सकता। बाकी समाज में क्या होता है उससे आप परिचित हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर अनुच्छेद 21 की। इसमें कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जो सामान्य परिस्थिति है उसके अनुसार ही वह जो है मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, उसके अतिरिक्त नहीं। दूसरी बात ये कह रहा है कि ये देखो, ये आपके यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, पॉइंट नंबर 2, इसको नोट कर लेना कि ए गोपालन बनाम मध्य प्रदेश मद्रास राज्य 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ क्या बताया गया? उस समय बताया गया था केवल जीवित रहने तक ही सीमित रखा गया था। 1950 की बात है, लेकिन 1970 में जब मेनका गांधी जी ने भारत सरकार के खिलाफ एक मुकदमा किया और उसमें कहा कि जीवन का जो अर्थ है वह केवल जीवित रहने तक ही सीमित ना रखा जाए, इसको इसमें और व्यापकता लाने की जरूरत है। तब न्यायालय ने क्या कहा? तब उसने अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ा करके केवल जीने का अर्थ जीवित रहने तक ही नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार को माना। ठीक है, साथ ही सूचना का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, ठीक है, मतलब क्या, प्राइवेसी है ना, निजता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि को शामिल किया गया। अब यहीं पर आपको हम एक बात बता दें कि आपके पास आजीविका का भी अधिकार है, लेकिन रोजगार मांगने का अधिकार नहीं कि हमको रोजगार दो, नहीं। अगर आप चाहो तो आप कहीं पर भी अपना रोजगार कर सकते हो। आप ठेला लगा करके, आप दुकान खोल करके, आप व्यापार के माध्यम से आप अपनी आजीविका चला सकते हो, लेकिन सरकार को फोर्स नहीं करोगे कि हमको नौकरी दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि रोजगार का विषय किसका है? डीपीएसपी का विषय है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 21 का। इसमें कह रहा कि शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझेगा। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, और एक नोट पॉइंट है, इसको भी जान लीजिए, और यह काफी चर्चा में रहा है। 2-3 साल पहले जो है एक बार यह पूछा गया है पीसीएस में। देश में पहली बार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा व यमुना को विधिक व्यक्ति की तरह अधिकार प्रदान किया है। अर्थात यानी इसका मतलब कि अब नदियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। अब इन दोनों नदियों को क्षति पहुंचाना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने जैसा ही माना जाएगा। ठीक है, अगर आप इन नदियों का अवैध रूप से क्या करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अवैध कब्जा अगर इस पे करते हैं या इसको किसी प्रकार से प्रदूषित करते हैं या इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं, तो आप पर एक इंसान को मारने के जैसा ही आप पे केस किया जा सकता है। इसके पहले न्यूजीलैंड की एक नदी है, उसका नाम है वांगानुई। इसको जो है जीवित मानव के अधिकार के समान अधिकार दिए गए हैं। किसकी नदी है ये? न्यूजीलैंड की। ठीक,
और यूपीएससी 2021 का सवाल है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? वह जो है एक मूल अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। 2022 में पूछा गया शादी करने का अधिकार, तो किसके अंतर्गत आएगा? यह हमारी निजी स्वतंत्रता है, हमारा मन शादी करे ना मन हो ना करें, ठीक है? तो ये हमारा आएगा किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के तहत। हमारी इच्छा है, हमारा मन है शादी करने का तो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है? यह जीने के अधिकार के तहत आता है, अनुच्छेद 21 के तहत। तो 2022 में पूछा गया यूपीएससी में। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 22 की, तो इसमें कह रहा कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। पहली बात यह है कि हमारी जो हिरासत होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है दंड विषयक और एक होती है निवारक। मतलब क्या? संभावना के आधार पर। निवारक को हम क्या समझ सकते हैं? निवारक के के जैसा। पहली बात, दंड विषयक क्या होती है? यह व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत ने उसे दोषी भी ठहराया जा चुका है, अदालत में उसको दोषी भी ठहराया जा चुका है। निवारक क्या होता है? इसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के आधार पर दंडित ना करके भविष्य में ऐसे अपराध ना करने की चेतावनी देने जैसा है। इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियात होती है कि शक के आधार पर भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ठीक है? तो ये बात है। और अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि जो दूसरा भाग है वो निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। पहले भाग में ये कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, निम्नलिखित अधिकार उसके पास उपलब्ध होता है। सबसे पहला, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, कि आपने जिस व्यक्ति को पकड़ा है उसको आप बताइए कि आपने किस आधार पर पकड़ा है। दूसरी बात, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार, मतलब उसको अधिकार है कि वह अपने वकील से बात कर सके। तीसरी बात, दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार, जिस समय पकड़ा गया उस समय से लेकर के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। चौथी बात, दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध के उसे 24 घंटे में रिहा करने का भी अधिकार है, अगर किसी साधारण कानून के तहत पकड़े जाते हैं तो। यहाँ पर हम नोट पॉइंट कर देते हैं, थोड़ा सा एक अपवाद की भी स्थिति आती है कि यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक? और दूसरी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने भी यह व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकार गिरफ्तारी, आयकर ना देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर अधिकार पर लागू नहीं होता है, ठीक? इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है, ठीक? पॉइंट नंबर 2 की हम बात कर लें तो पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि अनुच्छेद 22 का जो दूसरा भाग है, यह उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, और यह सुरक्षा भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। पहली बात यह है कि व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस मामले में उचित कारण ना बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। और दूसरी बात यह है कि निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। और तीसरी बात यह है कि निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन कर सके। तो ये कुछ बातें जो हैं आज की क्लास में थी। पॉइंट नंबर 1 हो गया समता का अधिकार और दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है? तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में देखेंगे और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक? धन्यवाद।